brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। एक और विषय था जिस पर पूरी दुनिया की नज़र थी, नरेंद्र मोदी वर्सेस जस्टिन ट्रूडो। भारत लगातार ये देख रहा है कि कनाडा में किस तरह से कुछ आतंकी गतिविधियों के चलते दोनों देशों के रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं और इसको लेकर भी नरेंद्र मोदी के कड़े रुख की चर्चा हो रही थी। लेकिन उन्हीं के पार्टी के एक सांसद का भद्दा बयान और बातचीत का रुख बदल गया, सुर्खियां बदल गई। अगली सुर्खी की तरफ चलते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, जैसा जिक्र किया, कनाडा। कल भारत सरकार ने कनाडाई मूल के लोगों के लिए हर तरह की वीज़ा सर्विस बंद की थी। उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री का नया बयान सामने आया। 21 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार उनके साथ पारदर्शिता से काम करे और ऐसा कोई भी देश गवारा नहीं करेगा अगर उनके किसी नागरिक, इस केस में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या उसकी ज़मीन पर कर दी जाए। ट्रूडो ने कहा कि हम उकसाने या समस्याएं पैदा करने के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन हम कानून का शासन स्थापित करना चाहते हैं, कनाडा के नागरिकों की रक्षा चाहते हैं। ट्रूडो फिर इस बात को दोहराते रहे कि भारत सरकार के एजेंट्स ने कनाडा में एक नागरिक को मारा है और आगे ये भी कहा कि उनकी इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात हुई। लेकिन भारत सरकार ने साफ कहा कि कनाडा ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। पर फाइनेंशियल टाइम्स की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कहती है कि जब भारत में बीते दिनों G20 आयोजित किया गया था तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई नेताओं ने पीएम मोदी से बात की थी। निज्जर की मौत का मुद्दा भी उठाया गया था और पहल की थी ट्रूडो ने। वहीं कनाडा की न्यूज़ एजेंसी CBC ने सूत्रों के हवाले से खबर छापी। खबर में कहा कि निज्जर के मर्डर की डिटेल भारतीय एजेंसी से जुड़े लोगों ने ही कनाडा के अधिकारियों को सौंपी थी। कनाडा के अधिकारी बाकायदा इंडिया आए थे निज्जर की मौत के सिलसिले में। जब कनाडा को ये जानकारी मिली तो जानकारी शेयर की गई फाइव आइज को। 5 देशों का एक खुफिया सूचना ग्रिड फाइव आइज, जिसमें शामिल हैं कनाडा, अमेरिका, UK, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा फाइव आइज के बारे में जान लेते हैं। बार बार जिक्र आ रहा है, क्या है, कैसे काम करता है और उसकी नींव कैसे पड़ी। पहले इस सवाल का छोटा जवाब। फाइव आइज पैक्ट 5 देशों के बीच समझौता है इंटेलिजेंस शेयर करने का, सूचना शेयर करने का। कौन से 5 देश, हमने आपको बताए। आपने फाइव आइज के बारे में जाना, जासूसी के नेटवर्क के साझा सूचना तंत्र के बारे में जाना, 5 देशों के बारे में जाना। अब सवाल ये कि ये बना कैसे। जवाब आता है दूसरे विश्व युद्ध से। इसमें इटली, जर्मनी और जापान एक साइड से लड़ रहे थे, जिनको एक्सिस फोर्सेस कहा जाता था। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन जो अब UK है, फ्रांस और सोवियत यूनियन एक साइड से लड़ रहे थे। इनको एलआई कहा गया, एलआई ग्रुप कहा गया। अमेरिका और UK की जो खुफिया एजेंसियां थी, उन्होंने साल 1941 में एक दूसरे के साथ मुलाकात शुरू की। इस मीटिंग में खुफिया जानकारी शेयर की जाती थी। ये सिलसिला युद्ध के खत्म होने तक चलता रहा। साल 1945 में युद्ध खत्म हुआ, तब अमेरिका और UK ने तय किया कि खुफिया एजेंसी की मीटिंग होती रहनी चाहिए। इसलिए दोनों देशों ने मिलकर साल 1946 में एक अटलांटिक चार्टर पर साइन किया, जिसको UK-USA एग्रीमेंट कहा गया। काम वही था जो विश्व युद्ध के समय कर रहे थे। जो देश इन दोनों देशों के खिलाफ या दुनिया में कहीं भी काम कर रहे हैं या एजेंसियां काम कर रही हैं, उनसे जुड़ी खुफिया जानकारी को एक दूसरे के साथ साझा करना। इसके बाद साल आता है 1948। इस साल इस एग्रीमेंट में एंट्री हुई कनाडा की। 1956 तक आते आते इस अलायंस में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की एंट्री भी हो गई। फाइव आइज पूरा हो चुका था। इस अलायंस को दुनिया का सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस नेटवर्क कहा गया। इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश एक दूसरे के नागरिकों पर भी नज़र रखते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कही थी एडवर्ड स्नोडेन ने। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करने वाले एडवर्ड स्नोडेन ने साल 2013 में कई खुलासे किए थे। ये खुलासे अमेरिकी खुफिया सिस्टम की पोल खोलते थे। इसमें स्नोडेन ने कहा था कि फाइव आइज के देश एक दूसरे के नागरिकों पर नज़र रखते हैं और फिर जानकारी आपस में साझा करते हैं, और ऐसा करके वो अपने देश में कानून तोड़ने से बच जाते हैं, क्योंकि एक देश अपने ही नागरिकों को सर्विलांस पर रखने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करेगा। उनकी गतिविधियों को वॉच करना, वो क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहे हैं, चैट में किससे कब क्या बात कर रहे हैं, और तो और उनके फ़ोन में कौन सी फ़ोटो छिपा कर रखी गई है। अब कोई देश अपने नागरिकों का इतना डेटा मॉनिटर करेगा तो बहुत सारे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़ेगा। कोई दूसरा देश ये काम करेगा, उस देश को सारा डेटा सौंप देगा, तो कानूनन कोई अपराध नहीं होगा। आपने फाइव आइज के बारे में जान लिया, हालिया बयान जान लिए ट्रूडो के और हमारे देश की सरकार के भी। अब कोशिशें हो रही हैं बिजनेस के हलकों में और तमाम जगहों पर कि तनाव घटाया जाए। ट्रैक 2, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी की बात हो रही है। लेकिन भारत ने एक विषय पर अपना पक्ष साफ कर दिया है कि आतंकवाद को लेकर किसी भी तरह की हिलावाली नहीं होगी। S जयशंकर पहुंचे हुए हैं UNGA, जहां पर ट्रूडो ने बयान दिए थे न्यूयॉर्क में UN जनरल असेंबली की मीटिंग में। वहां से भारत का रुख और भी सामने आएगा। पर दोनों देशों के बीच तनाव की चपेट में नागरिक आ रहे हैं, चिंताएं फैल रही हैं, और तो और गायक और कलाकार भी लपेटे में आ रहे हैं।
ऐसा ही एक प्रकरण है जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाया है। कनाडा में रहने वाले पंजाबी गायक शुभनीत सिंह उर्फ शुभ, उनका इंडिया टूर कैंसिल हो गया था। वजह बताई गई एक नक्शे पर आधारित कलाकृति, जिसमें पंजाब को काले घेरे में दिखाया गया। फिर इल्ज़ाम लगाया गया कि पंजाब के ऊपर नक्शा काट दिया गया। बाद में जब नक्शा शेयर किया गया, साझा किया गया, तो देखा गया लकीरें स्पष्ट थीं और इसका नक्शा काटने से संबंध नहीं था, लेकिन खूब बवाल मचा। अब शुभ ने इस मसले पर अपनी बात रखी है। अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा कि मैं भारत में होने वाले अपने शो के रद्द होने से बहुत दुखी हूँ। भारत मेरा भी देश है, मैं यहाँ पैदा हुआ था, ये मेरे गुरुओं और पूर्वजों की धरती है। उन्होंने अपने परिवार, इस धरती की आज़ादी और महिमा के लिए बलिदान देने में एक बार भी नहीं सोचा। पंजाब मेरी आत्मा है, मेरे खून में है। आज मैं जो कुछ भी हूँ पंजाबी होने की वजह से हूँ। पंजाबियों को देशभक्ति का सबूत देने की ज़रूरत नहीं। इतिहास के हर मोड़ पर पंजाबियों ने इस देश की आज़ादी के लिए जान दी है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि हर पंजाबी को अलगाववादी या राष्ट्र विरोधी करार देने से बचिए। शुभ का बयान आने के बाद सामने आए गायक AP ढिल्लों अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर इंस्टाग्राम पर उन्होंने भी लिखते हैं कि एक कलाकार के रूप में अपनी कला पर ध्यान केंद्रित रखना और जो आप पसंद करते हैं वो करना लगभग नामुमकिन हो गया है। मैं सभी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये विवाद ऐसी जगह पहुंच गया जहां हमें अपने हर कदम को सोच समझ कर रखना पड़ रहा है, कहीं जाने अनजाने आपस में फूट डालने को बढ़ावा ना मिल जाए। ये कलाकार, ये इनकी फ़िक्र है, इनका सोचना। हमारा सोचना क्या है कि आपस में बातचीत हो, संवाद हो, किसी को भी देश की संप्रभुता को चुनौती देने का अधिकार ना हो, लेकिन किसी को भी किसी भी बात के लिए फौरी तौर पर फटाक से देशद्रोही भी ना करार दिया जाए। निगहबानी रखी जाए, लेकिन जल्दबाजी नहीं। जहाँ गड़बड़ है वहाँ सख्ती बरती जाए, लेकिन सब धान 22 पसेरी न तौला जाए। आपने कवियों कलाकारों के बारे में सुना। हिंदी के एक महान कवि हुए हैं धूमिल। उनकी ये कविता सुनिए। वे खेतों में भूख और शहरों में अफवाहों के पुलिंदे फेंकते हैं, देश और धर्म और नैतिकता की दुहाई देकर। कुछ लोगों की सुविधा दूसरों की हाय पर सेकते हैं। वे जिसकी पीठ ठोकते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है। वे मुस्कुराते हैं और दूसरे की आंख में झपटती हुई प्रतिहिंसा करवट बदलकर सो जाती है। कवि की बात है, कविता है संसद से सड़क तक। संसद की बात आपने खूब सुन ली। सड़क पर क्या चर्चा हो रही है कमेंट बॉक्स में बताइए। शो में आखिरी में उम्मीद की बात। चेन्नई में फूड डिलीवरी का काम करने वाले लोकेश कुमार, इनके बारे में सुनिए। इन्होंने अपनी गेंदबाजी के वीडियो नीदरलैंड की क्रिकेट टीम को भेजे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अब टीम के सपोर्ट स्टाफ में शामिल हो गए हैं। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड क्रिकेट टीम को वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के मद्देनज़र नेट पर गेंदबाजी करने के लिए कुछ बॉलरों की तलाश थी। टीम ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिया। लोकेश ने किस्मत आजमाई और नेट गेंदबाज के तौर पर चुन लिए गए। अगर आप में काबिलियत है, अवसरों की तलाश करते रहिए, रास्ता ज़रूर खुलेगा। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना, अपनों का और अपनी संसद में हो रही बातचीत का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।